जी उसके बाद जी हम अब अपनी स्टोरियां करते हैं, ठीक है महेश भाई, क्योंकि कहानियां बहुत सारी हैं, कहानियां बेशुमार है। हालांकि अच्छा जी हाँ, हमारे इतने मासूम और प्यारे जो है ना सुनने वाले हैं, कहते जाजिया जी बहुत दिन हो गए आपने स्पेशल रिपोर्टें नहीं सुनाई। और पायन 15 मिनट तो होते हैं, टाइम ही नहीं है, 15 मिनट है, 15 मिनटों में स्पेशल रिपोर्टें आपको क्या सुनाए भाई। या तो एक स्पेशल रिपोर्ट सुनाई जा सकती है या फिर ये सारी खबरें सुनाई जा सकती हैं। आप खबरें खबरें करते हैं बस जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा जनाब आपको पता ही है कि ये जो इन्वोक किया गया था इमरजेंसीज एक्ट जो है डाउनटाउन टोरंटो के लिए, जब ये फ्रीडम कॉन्वॉय आ गया था उसके लिए एक कमीशन बिठाया है, पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी कमीशन। उसके लिए जो है अब कहा जा रहा है कि ट्रूडो साहब जो हैं जनाब उनको बुलाया जा सकता है और कुछ इंटेलिजेंट के ऑफिसर्स को बुलाया जा सकता है। और ये जो ट्रूडो साहब की पीएम ऑफिस में जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं केटी टेलफर्ड, उनको बुलाया जा सकता है। इस सिलसिले में जब बुलाया जाएगा, जाहिर है कि ट्रूडो साहब को तो कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे डाउनटाउन में रहेगी, काफ़ी हैवी कंटिंजेंट्स रहेंगे उसके पुलिस के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ पे टेस्टिफाई करने के लिए, मतलब है छोड़ना नहीं असी किसी नु है जी। उसके अलावा जी 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो भी अब ये पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी कमीशन के सामने आएंगे और बताएंगे। हमारे जो इनोवेशन मिनिस्टर हैं फिलिप शैम्पेन, यानी कि नाम सुनते ही आपको नशा आ जाए हैं जी, देखिए जरा क्या प्यारा नाम है और हैं भी बड़े क्यूट से। अच्छा जी इनोवेशन मिनिस्टर फ्रांकोis शैम्पेन जो हैं, फिलिप शैम्पेन, इन्होंने जनाब बड़ी ही दुनिया के अंदर, आपको पता ही है ना कि ये जो आजकल सारी कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं इसमें इन्होंने कनाडा का केस बड़ी ज़ोर से जो है वो प्लीड किया है, ख़ास तौर पे कनाडा जो बैटरी चेन सप्लाई में जो बड़े आगे आगे चल रहे हैं। और उसका फ़ायदा कैसे इनको हुआ, ऐसे हुआ कि ब्लूमबर्ग NEF ने थोड़े दिन पहले बताया कि कनाडा ने ये जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं $15 बिलियन की पिछले 10 मंथ्स में क्रिटिकल मिनरल माइनिंग, प्रोसेसिंग ऑफ बैटरी कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन और गीगा फैक्ट्री में, उसकी वजह से इसने जर्मनी, USA और स्वीडन को पीछे छोड़ दिया है। हमसे सिर्फ अब एक ही कंट्री आगे रह गया है एंड दैट इज़ चाइना। तो अगर आपको कोई बैटरी के अगर आपको कोई सप्लाईज चाहिए तो आप कनाडा की तरफ देख सकते हैं। और यही केस जो है आज फिलिप शैम्पेन साहब ने प्लीड किया है वर्ल्ड लेवल पे। इसके अलावा हमारे जो ऑन्टारियो के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मासूम स्टीफन लेचे, मासूम जिस दिन से आए हैं ना बस जान, वो देखे जरा उसकी जान ही नहीं बन रही, कितनी मड़ी सी जान है सेहत ही नहीं पकड़ रहा मासूम, इतना इन्होंने सताया है इसको। ये आज इन्होंने बड़ी खुशखबरी दी है, उन्होंने कहा जी कि हमारा जो संडे के दिन से जो टॉक्स चल रही थी टेंटेटिव, हमारा अग्रीमेंट क्यूब के साथ हो गया है, कनाडा यूनियन ऑफ पब्लिक वर्क्स जिसको हम क्यूब कहते हैं। और वो कहते हैं जी कि ये बड़ी अच्छी खबर है पेरेंट्स, बच्चों और वर्कर्स के लिए भी। और ये टेंटेटिव जो हमारे एग्रीमेंट हुआ है उसका मतलब है कि आप स्कूल्स जो हैं वो खुले रहेंगे और बच्चे जो अपने क्लासों में रहेंगे। तो जो हमारा पेरेंट्स के साथ कमिटमेंट था वो पूरा हुआ, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं यूनियन के वो खुश नहीं हैं। तो अब देखें आगे चल के क्या होता है। लेकिन स्ट्राइक, हाँ अभी भी करना है, लेकिन अभी स्ट्राइक जो है अभी के लिए चली गई है, अभी के लिए फॉर द टाइमिंग चली गई है, मगर पूरी यूनियन मेंबर्स जो है उसको रेटिफाई रिव्यू करेंगे सारे को, चेंज करेंगे, रेटिफाई करेंगे जी बिल्कुल। अच्छा जनाब हमारे हरजीत सज्जन साहब जो हैं उनको कोई बड़े दिनों से नहीं पूछ रहा था, बस एक बेचारे पाकिस्तान का बड़ा सा चक्कर लगा के आए थे। इनको अब उन्होंने कहा पहना आपके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, आप कतर जाओ, आप वर्ल्ड कप देखो। अच्छा जी हमारे हरजीत सज्जन साहब जो है वो कतर में पहुंचे हुए हैं। नहीं जनाब वो सिर्फ मैच देखने नहीं पहुंचे, वैसे तो वो चीयर करेंगे ज़ाहिर 23 को अपनी कनाडा की टीम को, लेकिन इनकी मुलाकातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि इन्होंने करनी है कतर के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी। इसके अलावा वहां पे US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब भी आ रहे हैं, तो उनके साथ भी मुलाकातें करेंगे। मेक्सिको के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हैं मार्चेलो एब्रॉड, उसके साथ भी इनकी मुलाकातें हैं। तो बहुत सारी कतर के अंदर मुलाकातें हैं, तो उसकी वजह से भी ये वहाँ पे गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ईरान के ऊपर ज़रा ये थोड़े से इनके कंसर्न्स हैं, तो ये आपस में अब बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो आरफा भाजी आपको बता रहे थे कि इंडोनेशिया के जावा एरिया के अंदर जो आया है अर्थक्वेक आया है, उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। 5.6 था वैसे तो ये मैग्नीट्यूड इसका, लेकिन फिर भी 56 लोगों की डेथ की, 700 लोगों की जो है वो इंजर होने की खबर आई है। और जावा के जो वेस्ट जावा के गवर्नर हैं रिजवान कमील, उन्होंने बताया है कि अभी भी बहुत सारे लोग बिल्डिंग्स में, घरों में फंसे हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये फैटालिटीज जो हैं और इंजरीज बहुत ऊपर जाएंगी। रॉयटर्स की एक खबर है जी, और ये इंतहाई डिप्रेसिंग खबर है चाइना के बारे में। चाइना का जो ग्वांगझाऊ का जो एरिया है उसको कंप्लीटली शट डाउन में फिर से भेज दिया गया है, और बीजिंग जो है उसमें भी अब शट डाउन हौले हौले आ रहा है, क्योंकि आज से जो क्लासें हैं कम से कम स्कूलों और कॉलेजेस की वो सारी ऑनलाइन चली गई हैं। ग्वांगझाऊ ने अनाउंस किया है अभी इनिशियली 5 डे लॉकडाउन, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है तमाम डाइनिंग
डाइनिंग सर्विसेज, नाइट क्लब्स, थिएटर सब शट डाउन कर दिए गए हैं। बीजिंग में भी उन्होंने कहा जी कि करने पड़ेंगे क्योंकि 962 न्यू कोविड-19 जो हैं इन्फेक्शंस और 2 डेथ्स आई हैं और ये पहली बार जो है 6 महीने में डेथ्स रिपोर्ट कर रहा है चाइना, तो इसलिए जो है यहाँ पे चल रहा है। एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज़ है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हरजीत सज्जन साहब की मुलाकात एंथनी ब्लिंकन के साथ होएगी, तो वो पहुंचे हुए हैं वहाँ पे। आपको शायद पता नहीं एंथनी ब्लिंकन साहब के बारे में कि वो भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो यहाँ पे ये ना सिर्फ ये कि कतारी जो लीडरशिप है उनके साथ मुलाकातें करेंगे, बल्कि जो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 8000 जो यूएस ट्रुप्स हैं इनकी जो बेस है कतर में, अल उदैद एयर बेस जो है वहाँ पे, ये हेडक्वार्टर है यूएस मिलिट्री की सेंट्रल कमांड का, वहाँ पे उनको भी विजिट करेंगे और ईरान के ऊपर बेसिकली बात करेंगे। लेकिन अब ईरान के साथ कतर बुरे ताल्लुकात नहीं कर सकता क्योंकि कतर एयरवेज की जो रोज़ाना की फ़्लाइटें हैं वो भी ईरान से आ रही हैं वर्ल्ड कप के लिए। और इसके अलावा जब 4 अरब स्टेट्स ने इसके साथ बॉयकॉट किया था तो सिर्फ ईरान ने अपना रास्ता खुला इनके लिए रखा हुआ था कतर के साथ और ट्रेड भी कर रहे थे और ट्रेड की चीजें भी आने दे रहे थे। बहरहाल ये बड़ी क्रूशियल टॉक्स हैं जिसके लिए एंथनी ब्लिंकन साहब कतर पहुंचे हुए हैं और आपको पता ही है कि पिछले दिनों में इन्होंने तालिबान से रिलेटेड भी सारे जो टॉक्स थे कतर में किए थे, तो वहां पे ये बहुत ही क्रूशियल डिप्लोमेटिक टॉक्स जो हैं ये एंथनी ब्लिंकन साहब करेंगे। और इसके अलावा ये जो अमेरिका और वेल्स का मुकाबला हो रहा है उसको भी इन्होंने विटनेस किया है। आज जो मुकाबले हो रहे थे वहाँ पे वर्ल्ड कप के वो देखे हैं। यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस जो हैं जी वो भी निकली हुई हैं साउथ ईस्ट एशिया के दौरे के ऊपर और थाईलैंड के अंदर थी। वहाँ पे $20 मिलियन की इन्होंने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग अनाउंस की है मेकोंग रीजन में। और ये जो एपेक की मीटिंग चल रही थी, हम आपको बता ही रहे थे 21 मेंबर एपेक ब्लॉक जो मीटिंग कर रहा था। और इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि मैं कांग्रेस को कहूँगी कि जापान, यूएसए और मेकोंग जो है वो पावर की पार्टनरशिप भी करें। इसके अलावा उसके बाद जो है ये फिलीपींस आज पहुंची हुई थी। फिलीपींस में भी ये चाहती हैं कि अब ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं फर्डिनेंड मार्कोस, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं क्योंकि डुटरे साहब जो हैं वो काफ़ी इनके अगेंस्ट थे यूएस के। तो वहाँ पे ये जो हैं अब जब से ये जून में पावर में आए हैं मार्कोस साहब, उसके बाद ये हाईएस्ट रैंकिंग यूएस ऑफिशियल जो हैं उनका ये आज दौरा था मनीला के अंदर। न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब आज रिपोर्ट है और ये फिर से बदबख्तियाँ जो हैं अब ये कह रही है खुल जाएंगी ट्रंप साहब के ऊपर। ट्रंप साहब जो हैं अब सेकेंड टर्म कर रहे हैं के लिए फाइट। तो आज ये वापस पहुंचे हैं अपने ट्रंप टावर्स में न्यूयॉर्क के अंदर अपने बेटे एरिक ट्रंप के साथ, क्योंकि ये अब बिजनेस डील्स करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया की जो रियल एस्टेट कंपनी है दारुल अरकान के साथ, जो कि डेवलप करेगी होटल्स और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएगी ओमान के अंदर। तो ओमान के अंदर ये बनाएंगे बहुत सारी चीज़ें और इसमें वो ट्रंप ब्रांडेड होटल्स, विलास, गोल्फ कोर्सेज और ये जो डील है पूरी जो इन्होंने साइन की है इनके साथ $4 बिलियन की है। तो ट्रंप साहब के बारे में आज बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं कि ओमानी गवर्नमेंट और सऊदी बैक्ड ये जो फाइनेंसेस हैं इनकी बेस पे ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। ये कैसे वाइट हाउस की बिड फिर से जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर पहले भी इल्ज़ाम था कि ये जो सऊदी गवर्नमेंट बैक्ड लिव जो गोल्फ टूर्नामेंट्स थे उनके लिए भी अपने ये लोग सारे वो खिलाफ थे इसके लिव के, और इन्होंने अपने गोल्फ कोर्सेज और सब कुछ जो है फ्लोरिडा और न्यू जर्सी में इनको ऑफर किए हुए थे। और इनके जो सन इन लॉ हैं जैरेड कुशनर, वो भी आपको पता है बड़े करीब हैं सऊदी अरेबिया के, तो वो कहते हैं जी, बल्कि उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट जो थी उसने $2 बिलियन दिया था इनकी जो जैरेड कुशनर की जो फर्म थी एफिनिटी पार्टनर्स। तो वो कह रहे हैं कि ये तो भाई इतने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, तो इसमें ये ट्रंप साहब जो हैं व्हाइट हाउस की बिड भी कर रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा। तो इसके लिए आज न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर कहती है कि इनके ऊपर जो सिविल और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस बिठाई हुई हैं, अगर वो खुल गई तो इनको टैक्स फ्रॉड के लिए सिर्फ $1.62 मिलियन जो है वो चार्ज किया, जो फाइन किया जा सकता है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स साथ ही कहती है कि वो कहते हैं जी इट्स पीस ऑफ केक फॉर हिम, क्योंकि इनकी पर्सनल वेल्थ जो है $1.3 बिलियन को टच कर रही है, मे बी मोर। तो इनके लिए तो पीनट्स है, तो इन पे बरस से है, 2 डेकेड्स से चले बिल्कुल। तो वो कहते हैं जी लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अब, क्योंकि ये व्हाइट हाउस के लिए उन्होंने बिड दी हुई है। हिंदुस्तान के अंदर जी कांग्रेस जो है उसने अब कहा है
कि जो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वीक फैसला आया था कि राजीव गांधी साहब के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनकी किलिंग्स में, उनके जो असैसिनेशन में 1991 में जब ये श्रीपुरम्बुदुर तमिलनाडु के अंदर थे तो इनको असैसिनेट कर दिया गया था नवंबर 11 को, उसके जितने भी ये 6 कॉन्विक्ट्स हैं उसको छोड़ा था। इससे पहले हमने आपको बताया था कि बीजेपी ने भी कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि भाई अपने फैसले के ऊपर आप गौर करें। आज कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज ऑफ कम्युनिकेशंस जयराम रमेश ने भी कहा है कि इस तरह के किलर्स को फ्री कर देना अनएक्सेप्टेबल और बिल्कुल एरोनियस डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, और ये इनको ऐसे करना नहीं चाहिए था, इसलिए अब हम इनको चैलेंज करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पिछले 30 साल से ये लोग जेल में हैं और लाइफ टर्म जो होती है वो भी 14 साल की होती है, तो विच इज़ टू मच नाउ, सो दैट्स वाई हम इनको जो है वो छोड़ रहे हैं। तो अब देखेंगे क्या होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की आज एक रिपोर्ट है जी, और टाइम्स ऑफ इंडिया की ये बहुत ही दिल दहलाने देने वाली खबर है। पुलिस ने पेरेंट्स जो हैं एक औरत के, लड़की कह सकते हैं उसको, 21 साल की थी, उसको आज पकड़ा है इन व्हाट दे आर कॉलिंग वाज ऑनर किलिंग। उसका इन्होंने क्या किया था, पुलिस को एक ट्रॉली बैग मिला था यमुना एक्सप्रेस वे के पास यूपी के मथुरा के एरिया में, जिसमें कि इस बच्ची के टुकड़े करके वो डाले हुए थे। हुआ ये था कि ये बच्ची जो है, अकॉर्डिंग टू फैमिली डिटेल्स, ये बच्ची माँ बाप को घर से बताए हुए चली गई थी और दिल्ली की रेजिडेंट थी, स्टूडेंट ऑफ मैथ्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस थी। इसके जो फादर थे वो बड़े नाराज़ हो गए, नितेश यादव, तो जब ये वापस आई तो इन्होंने उसको गोली मार दिया और मार के उस बक्से में बंद करके फेंक दिया। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनको पता चला कि माँ और भाई जो थे उनको भी पता था, और इस लड़की का नाम था आयुषी यादव, तो उसको आयुषी यादव की माँ और भाई को भी पता था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जब बाप ने जो है ये इस बच्ची को मार के ऐसे फेंका बक्से में डाल के। तो बहरहाल जी पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, तो अब आगे इनकी अब चलेंगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने राना तनवीर, जिन्होंने अटैक किया था परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर, उनको जो है वो छोड़ दिया है। इनके जो आज लॉयर थे राना तनवीर के, हशमत हबीब, उन्होंने कहा जी कि ये जो उम्र कैद होती है वो 14 ईयर्स की होती है और ये लड़का पिछले 20 साल से जो है ये जेल के अंदर है और इसने अपनी सेंटेंस कंप्लीट कर ली है, फिर भी इसको जो है छोड़ा नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि इसका जो इन्होंने जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई थी इन 2005, क्योंकि इसको अरेस्ट जब किया गया था दिसंबर 31, 2003 में रावलपिंडी पंप अटैक केस में, उसके बाद जो है प्रोसीडिंग्स चलाई गई थी और उसको जेल में डाला गया था। तो आज उसके कहा जी कि अब इसकी कंप्लीट हो गई है सेंटेंस, इसको निकालें, तो उसके लिए जो है आज इन्होंने इजाज़त दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ इनको छोड़ा जा सकता है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि जिस आदमी ने इतना बड़ा कांड किया उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे है। टेलीग्राफ को इमरान खान साहब एक स्पेशल इंटरव्यू दे रहे थे। द टेलीग्राफ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने पूछा उनसे कि आप जब प्राइम मिनिस्टर थे तो आप वैसे तो बड़ी दोस्ती की बातें करते हैं, तो आपने इंडिया के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान के साथ हम कोशिश बहुत हमने की दोस्ती बनाने की, लेकिन जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो जब तक रहेगी तो ये दोस्ती नहीं हो सकेगी, इसलिए कि वो हर चीज़ को नेशनलिज्म जो है उसका जो है वो रंग दे देते हैं, और जिस वक्त आप नेशनलिज्म के जो फीलिंग्स जो हैं वो कर देते हैं, पैदा कर देते हैं, उसके बाद जो है फिर चांस नहीं रहता है डिप्लोमेटिक टॉक्स का। और ख़ास तौर पे हमारी जो थी, हम बात करना चाहते थे और आगे लेके जा रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के साथ उस वक्त बात हमारी बंद हो गई जब इन्होंने आर्टिकल 370 इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में इन्होंने रिवोक कर दिया। और जबकि कश्मीरी जो हैं उनको अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशन है उनके मुताबिक वहाँ पे एक प्लेबिसाइट होना चाहिए और उनको उनका जो है राइट ऑफ डिटर्मिनेशन देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी हिंदुस्तान के साथ बात नहीं हो सकेगी, बिकॉज दे आर हार्ड लाइनर्स, वो हार्ड लाइनर्स हैं। इसलिए ये जो अब हर चीज़ चूँकि पोलिटिसाइज हो जाती है जी, तो अब कॉमेडी जो है वो भी हो रही है। इंडिया के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं और बहुत फेमस हैं, वहाँ पे यूएसए के अंदर बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस देते हैं। वीर दास साहब, इनके बैक टू बैक बेशुमार जो हैं पिछले दिनों में शोज़ जो थे हिंदुस्तान के अंदर कैंसिल कर दिए गए थे, और हमेशा जो थे वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र वो कहते थे कि नहीं तुम रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट कर देते हो। तो आज ये जो आर्टिकल एक आया है उसके मुताबिक कि तो आज तक तो इसने कभी किया नहीं था, ये तो कब से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है वीरदास, तो आज तक तो कभी इसके खिलाफ ऐसी खबर नहीं आई, तो अब क्यों आई है? वो कहते हैं जी अब इसलिए आई है कि यूएसए के अंदर जो इसकी ह्यूजली पॉपुलर जो परफॉर्मेंसेस थी उसके अंदर इसने इस तरह के जुमले कहे हैं, आई कम फ्रॉम इंडिया वेयर वी टेक प्राइड इन बीइंग वेजिटेरियंस,
At the same time, we run over farmers who grow the vegetables. इसके अलावा इसने very sentimental. इसके अलावा इसने कहा जी, I come from India where we worship women in day, but we gang rape them at night. तो वो कहते हैं जी कि इसके जो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो बड़ा ही द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन एन एक्सेप्शन टू दोज सेंटेंसेस, और वो नहीं चाहते कि ये जो है ये अब फिर परफॉर्मेंसेस दे। बहरहाल दुनिया कहती है जी बोलता तो सच है ये, तो अब क्या करेंगे। अच्छा जनाब, दृश्यम 2 जिसके बारे में हमने आपको बताया था, अजय देवगन की फिल्म जो कि फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी, इट इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल, और अभी जो टोटल कलेक्शंस अभी तक इसकी हुई हैं तकरीबन 64 करोड़ को टच कर रही हैं। संडे अलोन को इस फिल्म ने 27.17 करोड़ कमाया था। इसको डायरेक्ट किया है अभिषेक पाठक ने। इसमें अजय देवगन के साथ तब्बू, अक्षय खन्ना, इशिता दत्ता और श्रेया सरन एंड सौरभ शुक्ला हैं, और बड़ी ज़बरदस्त ये सीक्वल है दृश्यम का, और जिसमें कि एक मर्डर होता है और जिसके के लिए इन्वॉल्व है, जाहिर है उसके अंदर अजय देवगन, उनसे पूछताछ हो रही है, बट ही इज़ सच अ शातिर बंदा कि उसको पुलिस पकड़ नहीं सक रही है, फ्रेम नहीं कर सकते। तो लोगों ने जो है इस फिल्म को बहुत पसंद किया, बहुत अरसे के बाद किसी इंडियन फिल्म को इतना पसंद किया गया हिंदुस्तान में। टेलर स्विफ्ट जो हैं जी, वो उनको आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2022 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड सेरेमनी में जो हो रही थी माइक्रोसॉफ्ट थिएटर LA में, उसमें उनको दिया गया। इसके अलावा उन्होंने और भी फेवरेट म्यूजिक वीडियो फॉर ऑल टू वेल के लिए भी जीता, फिर फेवरेट फीमेल पॉप आर्टिस्ट, फेवरेट फीमेल कंट्री आर्टिस्ट, फेवरेट पॉप एल्बम एंड फेवरेट कंट्री एल्बम, ये इनको दिया गया है। ये दोनों जो अवार्ड्स हैं लास्ट वाले, फॉर ये जो उनका है रेड जो है वो उसके लिए दिए गए हैं। तो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड शी थैंक्ड फैंस। ICC जो है उसने जी अनाउंस किया है कि हम अब कुछ जो T20 के लॉज हैं जो कि अब वर्ल्ड कप होएगा 2024 में, उसमें कुछ हम लॉज चेंज करेंगे, और ये जो है होस्ट जो है वेस्ट इंडीज़ के साथ अब USA में भी ये होएगा, और USA के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा एक क्रिकेट का टूर्नामेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम होएगा। यहाँ पे 20 टीम्स होएंगी, 2 फेजेस में ये नॉकआउट्स होएंगे, और इनका जो फर्स्ट राउंड ऑफ सुपर 12 है उसका फॉर्मेट कुछ डिफरेंट रहेगा। टॉप 2 टीम्स जो हैं वो 4 ग्रुप्स में 5-5 के 4 ग्रुप्स के अंदर ये होंगी, और 8 टॉप टीम्स जो हैं वो फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगी, और वहाँ पे इसके अंदर इनको शामिल किया गया है अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश को भी इसके अंदर। तो वो कह रहे हैं कि और भी बेशुमार चेंजेस हैं जो आई हैं, तो अब आप देखेंगे 2024 में कि जो T20 वर्ल्ड कप होएगा उसमें बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान का जो क्रिकेट है जी उसका काफ़ी फुल स्केड्यूल चल रहा है, और PCB ने जो आज सारी डिटेल्स दी हैं, उन्होंने कहा जी कि ये काफ़ी 7 टेस्ट 11 ODIs 8 T20s 2023 में खेलेंगे। दिसंबर 22 से जनवरी 2023 में ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेंगे होम सीरीज़, जिसमें 2 टेस्ट और 3 T20s होंगे। जनवरी 2023 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ खेलेंगे, ये भी होम सीरीज़ होएगी, 3 T20s खेलेंगे। अप्रैल में 2023 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगेन होम पे ये होएगी 5 ODIs 5 T20s। जुलाई 2023 में अगेंस्ट श्रीलंका, और ये पाकिस्तान में नहीं है, ये होम सीरीज़ नहीं है, इसमें 2 टेस्ट खेले जाएंगे। अगस्त 2023 में अगेंस्ट अफगानिस्तान होगा, ये भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होएगा। 3 ODIs खेले जाएंगे इसमें। सितंबर 2023 में जाहिर है कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होएगा, हो सकता है, अभी तक कुछ उसके बारे में पूरी बात नहीं आई है। अक्टूबर नवंबर 2023 में ODI ये खेलेंगे वर्ल्ड कप का इंडिया के अंदर, और उसके बाद दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 में ये खेलेगी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दूसरे किसी वेन्यू पे 3 टेस्ट खेलेंगे। तो काफ़ी फुल भरा हुआ इनका जो है वो है। और जनाब इंग्लैंड की टीम जिसका कि अब मैचेस शुरू होने वाले हैं पाकिस्तान के साथ, वो जो हैं अबू धाबी में कुछ प्रैक्टिस मैचेस कर रहे थे, और ये जो है अब इनकी जो सीरीज़ थी वो अब टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान के साथ शुरू होने वाली है, और इनका जो इंग्लैंड का स्क्वाड जो है वो इस्लामाबाद में नवंबर 27 ये अच्छा चांस है कि नए लोगों को चांस दिया। यस 27 को ये पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद, लेकिन अभी जो हैं ये लोग वहाँ पे इन्होंने कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं 3 डेज़ के, खेलेंगे अभी और भी 1-2 दिन इंग्लैंड लायंस के साथ वहाँ पे, और फिर ये पाकिस्तान आएंगे 27 को। फर्स्ट को जो इनका दिसंबर 1 को जो मैच है वो होएगा वहाँ पे रावलपिंडी में। सेकंड मैच जो है वो मुल्तान में है दिसंबर 9 को, और उसके बाद फाइनल मैच कराची के अंदर है नेशनल स्टेडियम में दिसंबर 17 को।
तो ये जी इंग्लैंड की टीम जिसने कि इनको हराया है फाइनल में T20 के, वो अब आ रहे हैं। वसीम अकरम साहब जो हैं जी, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे वाइड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स को, जिसके के अंदर उन्होंने मैच फिक्सिंग के जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी मेरे पे इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, उसकी वजह से मुझे ये ऑटोबायोग्राफी जो मैंने लिखी थी सुल्तान अ मेमोयर, वो मैंने लिखा था। वो कहते हैं जी कि अगस्त ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया वाले जो हैं मुझे ग्रेटेस्ट बॉलर्स जो हैं वर्ल्ड 11 में शामिल करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सोशल मीडिया जनरेशन है वो मेरे पे मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगाती है। और ये जो इन्वेस्टिगेशंस थी, आपको पता ही है कि जब ये आए थे सारे एलिगेशंस, और 1990s में ये इनके ऊपर चलाए गए थे। इसके अंदर फिर सलीम मलिक और अताउर रहमान के भी नाम आए थे। वसीम अकरम के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाए गए थे, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया था, लेकिन इनको फाइन किया गया था 300,000 रुपीज़ का। और वो कहते हैं जी कि मेरा 18 ईयर लॉन्ग करियर रहा है, उसके अंदर मुझे जो है बड़ा बदनाम किया गया है, जो कि 2003 में एंड हुआ था। वसीम अकरम साहब ने 414 टेस्ट विकेट्स और 502 ODIs विकेट्स जो लिए हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेस बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम। लेफ्ट आर्म पेसर, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर उसको। पाकिस्तान की जो नेशनल टीम के फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं इसाक खान, 38 ईयर्स एज है इनकी, काफ़ी ये यंगस्टर हैं और एंथुजियास्टिक हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2030 में खेल सकता है अगर इसको मेरिट पे खिलाया जाए। अगर 2026 में नहीं भी खेल सका तो 2030 में अगर हमने प्रॉपरली ग्रूम इनको किया तो वो अच्छा है। वो कहते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने ये जो कमेटी की नॉमिनेशन के बाद नेपाल के साथ पाकिस्तान को मैचेस खिलाए थे उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसका कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान के स्क्वाड को फ़ायदा होएगा। हसन बशीर, अदनान याकूब, अब्दुल्ला इकबाल, यूसुफ भट्ट जो कि डेनमार्क में खेलते हैं, अगर पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे तो उसका। फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लास्ट किया है वेस्टर्न मीडिया का जो क्रिटिसिज्म है कतर के अगेंस्ट। उन्होंने कहा है जी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारी जो अपनी खुद की 30 साल की हिस्ट्री रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं थी ह्यूमन राइट्स की, जिसके के लिए आप कतर को कर रहे हैं और ये LGBT के लिए उसको निशाना बना रहे हैं। वो ओपनिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोहा में उसके ऊपर बात कर रहे थे। वो कहते हैं मैं किसी को मॉरल लेसन नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जो वन साइडेड क्रिटिसिज्म है ये बड़ी हिपोक्रेसी है और ये बहुत ही अनजस्ट है जो इनके खिलाफ कतारीज के अगेंस्ट किया जा रहा है। और वैसे भी अगर आप दिन में 3 घंटे शराब नहीं पिएंगे तो उससे कोई आप मर नहीं जाएंगे। इट्स नॉट सच अ बिग डील, यू कैन रियली सर्वाइव, सो प्लीज डोंट क्रिटिसाइज। और जनाब जो मैचेस हो रहे थे, ईरान जो है इट लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। फीफा का जो बी ग्रुप का मैच हो रहा था 6-2 से, और ईरान का अब नेक्स्ट मैच जो है वो वेल्स के साथ है। तो आज इन्होंने, जब इनका मैच हो रहा था तो इन्होंने आज अपना नेशनल एंथम भी नहीं सिंग किया। उन्होंने कहा बिकॉज वी आर शोइंग सॉलिडारिटी टू प्रोटेस्टर्स इन ईरान। दूसरा जो मैच था नेदरलैंड्स वर्सेस सेनेगल था फीफा का, जो कि नेदरलैंड्स ने 2-0 से जीता है। और इसमें गलती ये हुई, हालांकि बड़ा टाइट मैच चल रहा था, लेकिन जो बड़ी गलती हुई इससे यूडोर मेंडी से, उसका फ़ायदा जो है फिर डेविड क्लासन और गोडी गैक्पो ने उठाया और उन्होंने स्कोर किया। और जनाब तीसरा मैच था USA और वेल्स के बीच में जो 1-1 से बराबर रहा। एंड आखिर में सबसे हमारी जनाब आखिरी खबर इज अबाउट इटालियन मेंस नेशनल टीम अजूरी, जिसका के मतलब है ब्लूज। वो बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोग्राम चलाते थे, लेकिन ये वर्ल्ड कप कतर के लिए नहीं, फॉर द सेकेंड स्ट्रेट टूर्नामेंट नहीं क्वालिफाई कर सके। तो वैसे तो GTA में जो इटालियन अजूरी फैंस हैं बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम अब अपनी रेड टीम को, ब्लू के बजाय अपनी रेड जो कनाडा की टीम है उसको हम करेंगे। कनाडा जो है उसका मैच जो था जी, ये दूसरी दफ़ा जो है ये अब वर्ल्ड कप में वो आए हैं। पहली दफ़ा जिन्होंने मैच खेला था वर्ल्ड कप में मैक्सिको में खेला था 1986 के बाद, लेकिन ये अपने जो हैं ग्रुप स्टेज में ही हार गए थे और अपने तमाम 3 मैचेस जो हैं वो हार गए थे और उसके अलावा कोई स्कोर भी नहीं इन्होंने किया था। तो अब ये सेकेंड चांस कनाडा को बड़े अरसे के बाद मिला है। तो इटालियंस कहते हैं जी वी विल सपोर्ट रेड्स instead of Azuris. हाँ। और सब एवरी नाइट एट 9:30 ई आवाज़ लगाना ना भूलिएगा आप, क्योंकि ई आवाज़ पे ऑन ए एवरीडे बेसिस जो भी यहाँ पर कतर के ये मैचेस चल रहे हैं उसका आपको पूरा खुलासा दिखाया जाएगा। आपने कतर एंड एक्वाडोर का नहीं बताया कि वो कल था। हाँ, जी, कल वो पहला गेम एक्वाडोर था, जीत गया कतर से। एक्वाडोर 2-0 जीत गया। Yes. कल के मैचेस अर्जेंटीना एंड सऊदी अरेबिया में किसको पिक कर रही हैं आप? अर्जेंटीना। ओके। उसके बाद डेनमार्क एंड ट्यूनीसिया में किसको पिक कर रही हैं आप? बराबर के चांसेस हैं, ट्यूनीसिया भी जीत सकता है, डेनमार्क भी, मोस्टली डेनमार्क जीत सकता है। बराबर नहीं, एक बताया ना मुझे, बराबर की टीम है वैसे, लेकिन डेनमार्क जीत सकता है। डेनमार्क, ओके। ट्यूनीसिया अपसेट कर सकता है।
लेकिन अच्छा चलिए आगे चलो आगे चलो। मतलब ये कि बारिश भी होनी है और बर्फ भी गिरनी है और बर्फ भी गिरनी है और हो सकता हाँ, है तो सनी कनाडा में रहेगा, होता नहीं है कि हो सकता बर्फ है सन गिर आ रही है रहा- और साथ सनी सन भी रहे, आ रहा होता है। और अगर सनी नहीं रहेगी तो थोड़ी सी बारिश के इम्कान अच्छा चलो है। डेनमार्क है, ठीक है चलो ओके, एक ओके। पता है ना हाँ, डेनमार्क है, ओके जी। क्यों बारिश के साथ धूप नहीं आती या रेनबो आती है फिर। अच्छा अच्छा। मैक्सिको एंड पोलैंड। मैक्सिको मैक्सिको डेफिनेटली अच्छी टीम है, पोलैंड बिल्कुल ही रबिश है टीम ऐसे ही। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल ही ऐਵੇਂ ही है। सुन लिया सारे पोलिश भाइयों बहनों, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। इनका नाम लिख लें आप, इनका एड्रेस मैं बता दूंगा बाद में आपको। फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, वाओ। ओह दैट्स अ टफ वन, दैट्स अ वेरी वेरी टफ वन। हाँ जी। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, फ्रांस जरा थोड़ा डामाडोल चल रहा है, लेकिन Okay. ये भी चैंपियंस रहे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा ऑस्ट्रेलिया, ओके ओके। ऑस्ट्रेलिया तो मैं आप यहाँ लिख दूं पहले। हाँ, ऑस्ट्रेलिया सारे को शाजिया जी ने ऑस्ट्रेलिया को पिक किया एसएस है। लिखते जाए ना आप। डेनमार्क को आपने पिक किया है ना? ट्यूनीशिया और डेनमार्क में डेनमार्क को पिक किया है। मैक्सिको पोलैंड में मैक्सिको। आपने मैक्सिको पिक किया है शाजिया Yes. जी। और इसके बाद अर्जेंटीना एंड सऊदी अरेबिया में आपने अर्जेंटीना को पिक किया है शाजिया जी ने। ओके, मैं जो है मैं भी अर्जेंटीना को पिक कर रहा हूँ। मैक्सिको की जगह मैंने पोलैंड को पिक करना है। डेनमार्क एंड ट्यूनीशिया में ट्यूनीशिया आप करेंगे? नहीं मैं क्यों ट्यूनीशिया? नहीं आप करें, आप ट्यूनीशिया को करें। डेनमार्क को पिक करना है। मैंने भी डेनमार्क को पिक करना है, हालांकि मैं इनके साथ होता नहीं हूँ कभी, मगर पिक कर लेता हूँ। फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया में मैंने फ्रांस को पिक करना है और शाजिया जी ने ऑस्ट्रेलिया को पिक किया। ओके जी, कल इस वक्त हम बता देंगे आपको कौन क्या है। अरे यार टाइम तो हो गया, हम क्या करें, टाइम हो गया पूरा।